हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2022 के क्वेश्चन पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसके सॉल्यूशंस देखे थे। आई होप आपको ये जो प्रश्न पत्र है, इसके जो क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में आए होंगे, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, किसी पदार्थ की L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी एक पदार्थ है, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो L है और मोटाई कितनी है, A। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम प्रतिरोध। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी इसी पदार्थ का अगर हम कोई दूसरा तार लें जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a हो, तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध कितना होगा ये आपको याद करना। ठीक है, what is meant by electrical resistivity? A wire of a given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2a? तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बताएंगे कि वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या हो। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। आपने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा है, R = ρ L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रोह है यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो रोह को आप लिख सकते हैं, रोह बराबर RA अपॉन S। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये बेसिकली उस पदार्थ पर निर्भर करती है जिसका जो है आपका कंडक्टर या चालक बना है। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी को अगर हम कहें तो ये पूरी तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर हम एक लोहे की तार की बात करें, ठीक है, या एक कॉपर की तार की बात करें तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो उसके मटेरियल के ऊपर निर्भर करे, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे हमने एक ये रिलेशन निकाला तो यहाँ पे हम एक और चीज कह सकते हैं कि ये जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के ऊपर भी आपका जो है डिपेंड करती है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो ये मटेरियल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। आपका जो जैसा मटेरियल आप यूज करेंगे सबकी रेजिस्टिविटी आपकी सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को किस तरीके से परिभाषित करेंगे। The electrical resistivity of a material is defined as the resistance offered to current flowing by a conductor of unit length having area of cross section unit। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें, ठीक है, यानी रोह की अगर हम बात करें तो रोह क्या होता है अगर हम डिफाइन करें तो यह वह रेजिस्टेंस है, ठीक है, वह प्रतिरोध है जो कि तार के द्वारा जो है या जो आपका कंडक्टर है, चालक है, उसके द्वारा लगाया जाता है। अगर तार का जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो यूनिटी हो यानी 1 हो, और जो आप इसकी लेंथ है यानी तार की जो लंबाई है वो भी 1 हो। यानी यहाँ पे ये कहा गया है रेजिस्टिविटी बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, जो आपकी प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर होती है अगर जो आपका चालक है, कंडक्टर है, इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, द यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। किसी सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता को क्रॉस सेक्शन के इकाई क्षेत्र वाले इकाई लंबाई के
कंडक्टर द्वारा वर्तमान प्रवाह के लिए पेश किए गए प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। रोह की इकाई ओम मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले जो है वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट। बेसिकली जो है एक तरीके का न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास एक तार है, एक वायर है, उसकी लंबाई L है, की लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसका जो रेजिस्टेंस है R का जो मान है वो 4 ओम। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि दूसरी जो तार होगी इसी मटेरियल की, जिसकी लंबाई L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A होगा, तो उसका जो है रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो आपकी तार है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है यानी लंबाई कितनी है L, एरिया या जो क्षेत्रफल है वो A है, रो हम रेजिस्टिविटी ले लेते हैं, प्रतिरोधकता, रोह ले लेते हैं, और यहाँ पे आपसे प्रतिरोध बताया गया है कि प्रतिरोध कितना है, यानी R का मान कितना है 4 ओम। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब जो दूसरी तार है उसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी आपकी रो होगी। ठीक है, दूसरी तार की जो दूसरी तार है उसकी जो प्रतिरोधकता होगी रो होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो लेंथ है या लंबाई जो है तार की वो आपकी L/2 दी गई है, और एरिया या क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 2A दिया गया है। ठीक है, 2A क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी क्या निकालनी है, R का मान या प्रतिरोधकता इसकी निकालनी है, R2। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इस तरीके से आप नोट करेंगे। अब जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया, क्या देखा था, एक फॉर्मूला है आपका प्रतिरोध का, R बराबर रोह L अपॉन A। ठीक है, यहाँ पे L या तार की जो लंबाई है वो कैपिटल L से दर्शाई गई है, और A क्या दर्शा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रोह आप निकालेंगे, R का मान आपको पता है, R कितना है 4, रो को एज इट इज लिख लेंगे L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रोह की वैल्यू देखें तो रोह आ जाएगा बराबर 4A अपॉन L। ठीक है, ये आपका रोह का मान आएगा। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देनी है एक बात। ठीक है, वो बात क्या है, दोनों की दोनों जो तारे हैं वो एक ही मटेरियल के, एक ही पदार्थ के बने, यानी रोह की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो जो हमारी पहली तार के लिए रोह की वैल्यू आई है वही हमारी दूसरी तार के लिए हो। तो हम यहाँ पे जो रोह की वैल्यू है वो इसी को लेंगे 4A अपॉन L। ठीक है, तो इसी को लेंगे यहाँ पे R का जो है रोह का मान। ठीक है, तो दोनों का क्या है, पदार्थ सेम है, तो रोह का मान भी क्या हो जाएगा, सेम, 4A अपॉन L। अब आप R निकालेंगे यानी R2 निकालेंगे, तो यहाँ पे इस केस में R2 बराबर हो जाएगा रोह L अपॉन A। L क्या है, L/2, A है ट्वाइस ऑफ A, यानी एरिया आपका इस तरीके से दिया गया है। तो R2 बराबर रोह का मान कितना है, 4A अपॉन L इंटू L/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4A से 4 कैंसिल, L से L कैंसिल, R2 का मान आया 1 ओम, यानी जो आपकी दूसरी तार है उसका जो प्रतिरोध है वो आपका 1 ओम आया। ठीक है, तो आप लिखेंगे
दूसरी तार का प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है ये आपका अथवा में आपका प्रश्न दिया गया है और ये भी आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। तो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित दर्शाएं। How can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to a given total resistance of 4 ohm, 1 ohm? Show with diagram giving necessary calculation। यानी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 3 प्रतिरोधक है, ठीक है। अब इनको किस तरीके से संयोजित किया जाए कि इनका जो कुल प्रतिरोध आए वो 4 ओम आए और 1 ओम आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों प्रतिरोधों को जो है नाम दे देते हैं R1, R2, R3। ठीक है, तो मान लीजिए R1 बराबर है आपका 2 ओम के, R2 बराबर है आपका 3 ओम के और R3 बराबर है आपका 6 ओम के। अब ये आपको दिया गया है, सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, पहला पार्ट इसका जो आपका रेजिस्टेंस यानी R का जो मान है वो 4 ओम आना चाहिए। इस तरीके से आपको संयोजित करना है। अब यहाँ पे 4 ओम हमें इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीके से जो है आपके जो है ट्रायल और एरर मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से इसे अरेंज करके देखेंगे। जब हमने इसे अलग अलग तरीके से अरेंज किया तो ये देखा कि अगर हम R2 और R3 को आपस में समानांतर जोड़ दें और इस संयोजन को अगर हम R1 से श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ दें तो हमारे पास जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा या कुल प्रतिरोध आएगा वो आपका 4 ओम होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। इस तरीके से ये आपका R1 है, या R2 है, या R3 है। अगर हम इसे इस तरीके से संयोजित करेंगे तो हमारे पास जो कुल प्रतिरोध आएगा वो आपका इसी तरीके का आएगा। ठीक है, यानी 4 ओम आएगा। ठीक है, अब हम इसे जो है कैलकुलेट करके देख लें। तो हमने क्या कहा, R2 और R1 को हमने जो है पैरेलली कनेक्ट किया है, समानांतर रूप से जोड़ा। इस कॉम्बिनेशन का जो कुल प्रतिरोध है उसे हम R डैश ले लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो आपका R डैश है यानी 1/R डैश है वो बराबर होगा 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज रख दीजिए, 1/R डैश 2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/R डैश हो जाएगा 3/6 या R डैश हो जाएगा 6/3 यानी 2 ओम। R डैश की वैल्यू आई 2 ओम। ठीक है, तो ये हमारा R2 और R3 के कॉम्बिनेशन को हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, R1 को इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू को हम इसके साथ सीरीज में जो है जोड़ के इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो अब अगर हम R इफेक्टिव की बात करें, R की बात करें, तो R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R डैश। क्यों होगा, क्योंकि R2 R3 को अगर हम एक रेजिस्टेंस माने R डैश है तो ये आपका R1 के साथ सीरीज में या श्रेणी क्रम में जुड़ा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसीलिए आप इसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं उस समय आपने इस फॉर्मूले को जो है पढ़ा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। R बराबर
R1 कितना है 2 ओम, R डैश भी 2 है यानी 4 ओम, यानी जो R होगा वो बराबर होगा 4 ओम के। ठीक है, 4 ओम। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे R2 और R3 आपका पैरेलली जुड़ेगा और R1 आपका सीरीज में इनके साथ जुड़ेगा। तो आप लिखेंगे R2 तथा R3 को समानांतर रूप में जोड़ा जाएगा तथा इस संयोजन को R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ये आपका डायग्राम होगा, आप नोट करें। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 1 ओम आएगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध आपका 1 ओम आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1। अब यहाँ पे ये देखा गया कि अगर हम तीनों के तीनों प्रतिरोधों को आपस में समानांतर रूप में जोड़ें, यानी कि अगर हम R1, R2, R3 को आपस में इस तरीके से जोड़ें तो जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 1 ओम होगा, यानी कुल प्रतिरोध आपका 1 ओम आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 का मान है 2, R2 का 3 और R3 का 6, 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। ठीक है, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया 6/6 यानी 1 ओम। तो आप देख सकते हैं कि कुल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि R1, R2 तथा R3 को आपस में समानांतर रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। राइट द फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी यहाँ पर आपको पावर का फॉर्मूला, लेंस की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है, साथ ही साथ इसका एसआई मात्रक भी बताना है कि इसका एसआई मात्रक क्या हो। ठीक है, अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर को हम डिफाइन करते हैं 1/f।
यहाँ पे P जो है आपकी क्षमता या पावर को दर्शाता है, F जो है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को दर्शाता है, और ये जो फोकस दूरी है ये आपकी मीटर में। तो P बराबर 1/F ये फॉर्मूला है, यानी क्षमता जो है फोकस दूरी का क्या है, व्युत्क्रम है या रेसिप्रोकल। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है आपका डायोप्टर, जिसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से ये है। अब हम बात करते हैं कि आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द एसआई यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, यानी लेंस की क्षमता फोकल लंबाई का व्युत्क्रम है, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी मीटर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका खा प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का दूसरा भाग। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? व्हाई डेंजर साइन आर रेड इन कलर। तो आपने देखा होगा जब भी आपको कहीं खतरे का साइन दिखता है, जैसे आपके जो बिजली के पोल होते हैं, ठीक है, आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा खतरे का साइन रेड में आपको दिखता है, लाल में आपको दिखाई देता है या बनाया होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल साइन है या जो लाल रंग है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अधिक होती है। अधिक होने के कारण वो इजीली स्कैटर नहीं करता, वो आसानी से प्रकीर्णन नहीं करता, यानी उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। जिस कारण अगर हम कहीं धुंध में जा रहे हैं या ऐसे ही टाइम पे जा रहे हैं जब बारिश हो रही है, तो जो आपका ये साइन है, डेंजर का जो साइन है, वो आप आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि वो फॉग के कारण, धुंध के कारण, ठीक है, कोहरे के कारण या बारिश के कारण वो जो है स्कैटर नहीं होगा और आसानी से आपकी आंखों तक वो कलर पहुंच जाएगा, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आगे डेंजर है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डेंजर का साइन है वो लाल रंग से जो है बनाया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिस कारण वो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब हम आंसर की ओर चलते हैं। आप आंसर कैसे लिखेंगे? Red color scatters the least as it has the greatest wavelength, यानी लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है, वो सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। So red light is able to travel the longest distance through the fog, rain and air particles. इसलिए जो लाल लाइट है या लाल प्रकाश है वो फॉग में यानी धुंध में, बारिश में, ठीक है, वो क्या करता है, वो आसानी से दूर दूर तक जा पाता है, वो स्कैटर नहीं होता है। That is why the red color is used in danger sign. इसीलिए लाल रंग का उपयोग डेंजर साइन या खतरे के संकेतों में किया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अतः लाल प्रकाश कोहरे, वर्षा और वायु कणों के माध्यम से सबसे अधिक दूरी तय करने में सक्षम होता है। इसलिए खतरे के संकेत को लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरीके से आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। अब बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये 2019 का प्रश्न पत्र, जिसे हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र में जो पहला पेज होगा वहां पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे कि जो आपका पूर्णांक है यानी इस पेपर
के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 मार्क्स है, यानी यह पेपर 80 मार्क्स का पेजेस है जो प्रिंटेड है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए गए, समय दिया गया है कि ये 30 घंटे का प्रश्न जो है आपको पेपर है, आपको प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल करना। तो कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र के कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और सबके सब जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सारे आपको अटेम्प्ट करना। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी हर एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो उसके सामने लिखा गया है, यानी जो 1 मार्क्स का प्रश्न है उसके सामने लिखा गया है उसके मार्क्स, 2 मार्क्स के प्रश्न के सामने 2 मार्क्स लिखा गया है। तो इस तरीके से अंक सामने दर्शाए गए। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2 से 6 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 15 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 24 3 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 से 30 4 अंक के प्रश्न। तो यहाँ पे आपको डिटेल बता दिया गया है कि किस प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, साथ ही साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही उत्तर छांटना है। फिर आपका 1 मार्क्स का प्रश्न होगा, इसमें आपको आंसर 1 लाइन में देना है। इसके बाद 2 अंक के, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके, फिर 16 से 24 वाले 3 अंक के हैं, इसको और ज्यादा तरीके से डिस्क्राइब करना है, और 4 अंक वाले में जो है आपको और अत्यधिक, जैसे कि आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि जो आपका जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जैसे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो 1 मार्क्स में आपको सीधे स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स का आता है तो आप डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे, क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आप डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। तो मार्क्स के अनुसार आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्नों की ओर, और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हम भौतिकी के यानी फिजिक्स के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, मानव नेत्र के जिस भाग से में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना, यानी कॉर्निया पुतली, परितारिका या दृष्टिपटल। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जो मानव नेत्र होते हैं, यहाँ पर मानव नेत्र पर जो आपका स्क्रीन होता है, स्क्रीन का कार्य रेटिना करता है, जहां पर सारे इमेज या प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका जो है क्या है, रेटिना यानी दृष्टिपटल। अब हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो होता है ये आपकी आंखों में प्रकाश को प्रवेश करने में मदद करता है, यानी इसी के माध्यम से प्रकाश आपके नेत्र के भीतर जो है प्रवेश करते हैं। परितारिका या आइरिस की बात करें तो इसके माध्यम से आंखों में जो है कलर मिलता है, या आंखों के लेंस को कलर प्रोवाइड जो है वो परितारिका के कारण होता है। प्यूपिल की बात करें तो प्यूपिल क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कितना लाइट आपकी आंखों के अंदर जाएगा उसे आपका प्यूपिल या पुतली कंट्रोल करती है, ठीक है। जो आपके मानव नेत्र होता है इसके हर एक पार्ट के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, आपको उसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है, आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका 2022 का प्रश्न पत्र था उसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, फिजिक्स का पार्ट हमने सॉल्व किया, इसके साथ साथ 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसको हमने आज स्टार्ट किया। आई होप जितने क्वेश्चन आज डिस्कस किए गए हैं सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको इनको रिवाइज करना है, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।